फ्रेंड्स, राइजिंग चांस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनमोहन सिंह आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था और आज हम अपने केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 8 में हैं, जहां पर हम पढ़ेंगे कि रेडियस रेशियो रूल क्या होता है और उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, और फिर हम पढ़ेंगे कि डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल हम किसी एज लेंथ की मदद से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको आगे बढ़ने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर को देख ही चुके होंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप उसके अंदर दिए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, आज उसी की फर्दर मैं लास्ट लेक्चर का जो टेट्राहेड्रल बॉयड्स एंड ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स था उसके क्वेश्चंस को कराने वाला। तो टेट्राहेड्रल बॉयड्स एंड ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि लिखा हुआ है इन अ सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर इन सीसीपी, यानी कि किसी सॉलिड में ऑक्साइड आयन जो प्रेजेंट हैं वो क्या है, सीसीपी में है। और 1/6 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाज ऑक्यूपाइड बाय कैटायन है, यानी कि 1/6 ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉयड्स जो है वो क्या है, कैटायन ए ले रखे हैं। और 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स आर ऑक्यूपाइड बाय कैटायन बी। और 1/3 ऑक्टाहेड्रल बॉयड जितने भी होंगे उसमें से 1/3 जो है हमारा कैटायन बी ने ले रखा है। और आपको बताना है कि फार्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या है। तो कुछ सिनेरियो इस प्रकार से है, आप ऐसे समझिए कि इस जो भी सॉलिड दिया है वो किस किस से बना हुआ है, ए बी और ओ से बना है। ए बी कुछ और है, ओ ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है। ठीक है, ए बी ओ तीन तरह के एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है। अब हमसे कह रहा है कि आपको फार्मूला बताना है कंपाउंड का, और आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या दिया है कि ओ जो है यानी ऑक्साइड आयन जो है वो सीसीबी फॉर्म कर रहे हैं, और टेट्राहेड्रल बॉयड्स जो है वो कितने फील्ड हैं, 1/6 फील्ड हैं। किसके द्वारा, बाय 1/6 बाय कैटायन ए के द्वारा भरे गए हैं। और ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स जो हैं वो हमारा क्या है, 1/3 जो है कैटायन बी ने ले रखा है। जो जितने भी ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स हैं उसमें से 1/3 जो है कैटायन बी ने ले रखा है। हमें तब फार्मूला बताना है। हम क्या करते हैं भाई, हमको जो क्लोज पैकिंग कर रहे हैं हमें फार्मूला पता है कि अगर जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी यूनिट सेल में, उतने ही क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स प्रेजेंट होते हैं, और उनके डबल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम यहां से पता कर सकते हैं कि अगर 1/3 कैटायन बी ने रखा है तो यानी कैटायन बी कितना प्रेजेंट है, कैटायन ए कितना प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, ये हमें पता रहेगा ही। तो हम यहां से पता कर सकते हैं कि फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या है, दिस ऑक्साइड आयन इन सीसीपी। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन आर, कितने ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है, एन। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स एन होंगे। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड्स कितने होंगे, ट्वाइस ऑफ एन होंगे। ये जो है इस बात से ये हो जाता है, दिस इंप्लाई दैट। अब हम क्या है, हमें निकालना है कि कितना ए प्रेजेंट है, कितना बी प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, ए के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, ए ने कवर किया है टेट्राहेड्रल बॉयड, टेट्राहेड्रल बॉयड कितना कवर किया है, 1/6 किया है। टोटल टेट्राहेड्रल बॉयड्स कितने हैं, 2n है। 2n का 1/6 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2n का 1/6 निकालेंगे तो आ जाएगा n/3। ठीक है, यानी कि कितने एटम्स प्रेजेंट है ए के, n/3 प्रेजेंट है। और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा, बी का कितने हैं, n स्पेस है बी का, कवर कितना है 1/3, तो n × 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n/3। ठीक है, अब हम फार्मूला की बात करते हैं। फार्मूला ऑफ कंपाउंड इन्हीं के रेशियो के बराबर होता है। इनके रेशियो A:B:O निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, n/3 रेशियो n/3 रेशियो n। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि A के कितने प्रेजेंट हैं, एक, B के भी एक, और ऑक्सीजन के थ्राइस हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 3n हो जाएगा। ठीक है, सारों के बेस बराबर करेंगे तो 1 1, आप n कॉमन ले लेंगे तो आपको 1 1 3, इनका जो टोटल रेशियो मिलेगा 1:1:3
3 मिल जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं फार्मूला क्या होता है, AbO3 जो है आपका फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यानी इसमें टोटल करना क्या था, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स ही निकालने थे, A, B और O में कितने प्रेजेंट है, उन्हीं का रेशियो जो है क्या हो जाएगा, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा। और इसका जो बेसिक एक मेन पॉइंट जो था, मेन पॉइंट सिर्फ यही था कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका जो भी एटम क्लोज पैकिंग कर रहा है, वो जितना भी एटम आप सपोज कर रहे हैं उनके डबल जो है आपका क्या होता है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं के बराबर आपके ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड जो है प्रेजेंट होते हैं। ये हमने लास्ट टर्म पे कवर किया था कि नंबर, और हमने प्रूव भी किया था कि क्यों ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स जो है n के बराबर होते हैं। अगर नंबर ऑफ एटम क्लोज पैकिंग में n है तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड n के बराबर क्यों है, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड जो है वो 2n के बराबर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इन क्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक है, क्रोमियम का जो एक क्लोराइड है, क्रोमियम 3 क्लोराइड, वो क्या है, सीसीपी अरेंजमेंट बना रहा है। सीसीपी अरेंजमेंट उसमें कौन बना रहा है, क्लोराइड आयन जो है उसका क्या कर रहा है, सीसीपी अरेंजमेंट बना रहा है, यानी कि क्लोराइड आयन क्या है, बिल्डिंग बना रहा है आपका। ठीक है, एंड क्रोमियम 3 आयंस आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। जो क्रोमियम के आयंस जो है वो कहां प्रेजेंट होते हैं, वो उसके ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल इज ऑक्यूपाइड। आप अगर लास्ट क्वेश्चन को देखें और इस क्वेश्चन को देखें, उसमें एक सिमिलरिटी है। क्वेश्चन में जो है वहां पे क्या पूछा था, वहां पे आपसे फॉर्मूला पूछा था आपको फ्रैक्शन बताकर। यहां पर क्या है, आपसे फ्रैक्शन पूछ रहा है फॉर्मूला बताकर, तो यानी क्वेश्चन उसी से कुछ रिलेटेड होगा। तो आपको एक बात इसमें पहले से क्या याद रखनी है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके क्लोज पैकिंग में इन्वॉल्व होंगे उसके डबल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। उतना ही मतलब कि जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके क्लोज पैकिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, ये बात अगर हमें याद है तो ये क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आते हैं। भैया क्लोराइड आयंस जो है सीसीपी अरेंजमेंट है, मानते हैं कि अगर क्लोराइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोराइड आयन कितना है, n है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्रोमियम कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम ऑफ क्रोमियम कितने हो जाएंगे मेरे भाई, वो हो जाएंगे n/3। क्योंकि भैया इन दोनों का रेशियो क्या है, 1, मतलब आप निकालेंगे क्रोमियम का रेशियो तो ये आप फॉर्मूला के हिसाब से देख सकते हैं n/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि यही जो n/3 एटम्स होंगे ये कहां होंगे, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में प्रेजेंट होंगे। अब कितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, जरा उसको देख लेते हैं। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कितने के बराबर होते हैं, जितने एटम आपके क्लोज पैकिंग में इन्वॉल्व होंगे, तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, क्लोरीन कर रहा है तो n है, तो ये भी कितने बराबर हो जाएगा, ये n के बराबर हो जाएगा। तो ये n के बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स ये ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स के बराबर हो जाता है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ n के बराबर हो जाएगा। है कि नहीं है, ये बात तो हमारी क्लियर है। अब जरा हम फ्रैक्शन निकालते हैं। फ्रैक्शन ऑफ होल्स ऑक्यूपाइड, कितने फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स को इस क्रोमियम एटम ने ऑक्यूपाई किया है। तो आप अगर बात करें फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड ऑक्यूपाई, अब आपको कोई कहे कि भैया कितना ऑक्यूपाई आप बताओ, तो आप क्या करोगे, जितना नंबर ऑफ एटम्स ऑक्यूपाई हो किया होगा और जितना टोटल होगा, यानी कि नंबर ऑफ एटम ऑक्यूपाई अपॉन टोटल वैकेंट होल्स, नंबर ऑफ होल्स ऑक्यूपाइड लिखते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। नंबर ऑफ होल्स ऑक्यूपाई अपॉन टोटल होल्स, नंबर ऑफ होल्स कितने होल्स ऑक्यूपाइड करेंगे भैया, n/3 एटम्स है क्रोमियम के, तो n/3 होल्स को ही ऑक्यूपाई करेंगे, तो ये हो जाएगा n/3। टोटल नंबर ऑफ होल्स ऑक्टाहेड्रल होल्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रैकेट ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स, कितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स हैं ऑलरेडी, वो है n, तो यहां से आपका 1/3 आपको मिल जाएगा कि नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितने ऑक्यूपाई किया है, 1/3, यानी कि 1/3 ऑफ टोटल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स जो हैं वो ऑक्यूपाई हैं।
हमसे पूछा है, साथ में आगे भी क्वेश्चन है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल होल्स इज ऑक्यूपाइड, ये टोटल होल्स का कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड है, तो टोटल होल्स कितने प्रेजेंट हैं, फिर वही फ्रैक्शन निकालना है। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ टोटल होल्स ऑक्यूपाई। तो टोटल होल्स कितने प्रेजेंट है मेरे भाई, पहले तो ऑक्यूपाई कितना किया है उसको लिख लेते हैं, ऑक्यूपाई n/3 किया है, डिवाइड बाय टोटल कितने होल्स प्रेजेंट है, n आपके ऑक्टाहेड्रल वाले होल्स और 2n आपके टेट्राहेड्रल वाले होल्स, यानी कि n + 2n हो जाएगा, यहां से हो जाएगा n/3 अपॉन 3n। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/9, यानी कि टोटल आपके कितने ने टोटल होल्स कितने ऑक्यूपाई हैं, टोटल होल्स आपका ऑक्यूपाई है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल होल्स ऑक्यूपाइड ये है आपका 1/9, और कितना फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई है वो है आपका 1/3। तो ये था बड़ा सिंपल सा सवाल था, यानी कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमें फार्मूला डिराइव करना था, फ्रैक्शन अगर हमें पता था, और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें फ्रैक्शन डिराइव करना है फ्रॉम द फार्मूला ऑफ द मॉड। अब हम लोग चलते हैं अपने मुख्य चैप्टर की तरफ, जो कि आज हमें पढ़ना है, यानी कि हम रेडियस रेशियो रूल से शुरुआत करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेडियस रेशियो क्या होता है। रेडियस रेशियो क्या होगा, आपको नाम से पता चल रहा है कि किसी रेडियस का रेशियो। अब मैं आयनिक क्रिस्टल की बात करूं तो आयनिक क्रिस्टल में कैसे क्रिस्टल होते हैं, दो तरह के क्रिस्टल होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। तो हम अगर रेडियस रेशियो की बात करें, रेडियस रेशियो, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो इज जस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन r प्लस अपॉन रेडियस ऑफ एनायन r माइनस। यही क्या होता है, इन्हीं दोनों के रेशियो को ही क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो बोलते हैं। बड़ा ही नाम से सिंपल सा क्लियर था। अच्छा भाई, नाम से सिंपल तो क्लियर था, अब इसका यूज क्या है, रेडियस रेशियो का हमारे जीवन में यूज क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। अगर आपका जो रेडियस रेशियो है, अगर रेडियस रेशियो आपका 0.115 से लेकर 0.225 के बीच में अगर आता है, तो वहां से आपको क्या पता चलेगा, वहां से आपको पता चलेगा कि उस की कोऑर्डिनेशन नंबर, उस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कैटायंस का कोऑर्डिनेशन नंबर, इस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर, आप यहां से क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जरा सा आप रेडियस रेशियो से इस बात को देख लेते हैं, फिर इसको शुरू करते हैं। कि आप अगर देखेंगे कि जितना ही ज्यादा रेडियस रेशियो होगा उतना ही बड़ा कैटायन की साइज होगी, यानी कि जितना ज्यादा रेडियस रेशियो, जितना ज्यादा साइज ऑफ कैटायन उतना ही ज्यादा होगा। रेडियस रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा साइज ऑफ कैटायन होगा। और क्या पता कर सकते हैं कि रेडियस रेशियो जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होगी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। अगर किसी एटम का साइज बढ़ रहा है तो उसके आसपास एटम लगने के उसके पास स्पेस भी तो ज्यादा होगा, उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा बड़ा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा ही नेगेटिव आयन उसके ऊपर रहेंगे, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। तो यहां से हम दो चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं रेडियस रेशियो से, कि जितना ज्यादा रेडियस रेशियो उतना ही ज्यादा साइज ऑफ कैटायन और उतना ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां से आप अब डेटा की बात कर रहे हैं, डेटा क्या कहता है कि 0.115 से लेकर 0.225 के बीच में अगर रेडियस रेशियो हुआ तो क्या हमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कितना मिलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 3 मिलेगा। और जो ज्योमेट्री ऑफ द वॉइड मिलेगी, यानी ज्योमेट्री ऑफ वॉइड, जो हमें वॉइड की ज्योमेट्री मिलेगी वो हमें प्लेनर ट्रायंगल मिलेगी। प्लेनर ट्रायंगल कैसा होता है, चलो साहब देखिए, हमने ये पहले भी कर रखा है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो आपका वॉइड है इसी को क्या बोलते हैं, प्लेनर ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा। अब अगला क्या है कि अगर 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में हुआ तब क्या होगा, तब तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। और ज्योमेट्री, उस समय ज्योमेट्री क्या हो जाती है, ज्योमेट्री 4 की क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, यानी ज्योमेट्री उस समय क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल, यानी वॉइड की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स आप देख ही चुके हैं पहले कैसा होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स।
ये इस प्रकार से होता है। और वॉइड जो है ये आपके एटम्स होते हैं, और वॉइड आपका यहीं कहीं बीच में प्रेजेंट होता है। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि वॉइड का जो सेंटर होगा वो कहीं कहीं बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बात क्या करते हैं कि अगर रेडियस रेशियो 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में रहा तो कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पे कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पे आपका 6 हो जाएगा, और ज्योमेट्री आपकी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी ज्योमेट्री आपकी ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल शेप भी आपने देख ही चुके हैं, बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप तो देख चुके हैं। और नेक्स्ट आप बात करते हैं 0.732 से 1.00 के बीच में अगर हो जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 हो जाता है, और आपकी ज्योमेट्री ऑफ द वॉइड जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? क्यूबिक हो जाती है। क्यूबिक वॉइड क्या होता है भाई? क्यूबिक वॉइड कैसा होगा? क्यूबिक वॉइड बनाने के लिए आपको कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा। अगर आपके सारे एटम्स इस कॉर्नर प्रेजेंट है तो जो बीच में, इनके बीच में ही कहीं जो वॉइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, बॉडी के बीच में प्रेजेंट होगा, वही हमारा क्या होगा? क्यूबिक वॉइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये बात हम समझ सकते हैं, ठीक है, कि ये रेडियस रेशियो रूल का फायदा क्या है, यानी कि रेडियस रेशियो से हम पता कर सकते हैं कि वॉइड्स की ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। और अगर इतना पता कर लेंगे तो हमें पैकिंग किस तरह से हुई है ये भी हम पता कर लेंगे। तो इसलिए रेडियस रेशियो का पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी फर्दर होते हैं, बीच में एक जगह स्क्वायर प्लेनर भी आता है, लेकिन वो हमें पढ़ना नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि इन रेडियस रेशियो का फायदा क्या था हमारे पास। चलिए, अब तक हम लोगों ने क्रिस्टल वगैरह सबके बारे में पढ़ लिया है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं, उनका हर एक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्टडी कर ली है। अब हम जरा एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, या मैं कहूं कि एज लेंथ और डेंसिटी के बीच में हम रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करते हैं उसको देखते हैं। यानी कि मैं आपको हेडिंग डाल दे रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड एज density and edge length of unit cell, ठीक। अब डेंसिटी, किसी कंपाउंड की डेंसिटी अगर होगी तो वो कांस्टेंट होती है, वो ऐसा तो है नहीं कि हर एटम के लिए हर प्लेस पे बदलती रहती है, डेंसिटी तो एक कांस्टेंट चीज है। तो कांस्टेंट है अगर हम एक यूनिट सेल की अगर डेंसिटी निकाल पाते हैं, अगर हम एक यूनिट सेल की डेंसिटी अगर निकाल पाते हैं तो वही पूरे कंपाउंड की डेंसिटी हो जाएगी, हमको वही करना है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक्सरे स्टडीज से तो हम एज लेंथ की वैल्यू तो निकाल लेते हैं, लेकिन डेंसिटी निकालने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला की जरूरत है। तो एक्सरे से तो हमारा एज लेंथ तो निकल जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, लेट सपोज क्रिस्टल सिस्टम हमने सपोज कर लिया, और हैविंग एज लेंथ हमने एक्सरे स्टडी करवा के एज लेंथ पता कर ली। एज लेंथ जो है हमने एक्सरे स्टडी करवा के हमने एज लेंथ जो है उसकी पता कर ली। अब हमें क्या करना है, और हमने उसके एक मोल का मास निकाल लिया, यानी कि उसका मोलर मास निकाल लिया। मोलर मास हैविंग मोलर मास कैपिटल है, उसका मोलर मास कैपिटल एम है, तो हमें डेंसिटी निकालनी है। अच्छा भाई, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल क्या होगा? डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल की अगर हम बात करें, एक यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होगी? मास ऑफ एटम ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अच्छा मेरे भाई, कि डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और यूनिट सेल की बात है तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हम मास ऑफ ए यूनिट सेल कैसे निकालें और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालें। अच्छा भाई, मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए पहले तो हमें पता करना होगा कि
उस यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यानी कि अगर हम बात करें मास ऑफ यूनिट सेल की, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। अच्छा भैया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल को मैं जेड से डिनोट कर देता हूं, और मास ऑफ ईच एटम का मास जो है वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हम निकालते हैं इसको, ईच एटम के मास को हम निकालते हैं। मास ऑफ ईच एटम, हर एटम का मास कितना होगा भैया, मोलर मास उसका m है। मोलर मास m होने का मतलब क्या होता है, मोलर मास m होने का मतलब होता है मेरे भाई कि एक मोल का मास m है, यानी कि इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल बोल सकते हैं। एक मोल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 6.023 into 10 to power 23 एटम्स का मास जो है वो इतने के बराबर है, या इसी को मैं कहूं एवोगैड्रो नंबर के एटम के बराबर जो है कैपिटल M मास है। तो एक एटम का मास कितना होगा, m/n0 होगा कि नहीं होगा, मास ऑफ ईच एटम क्या हो जाएगा, m/n0 होगा, वेयर n0 इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। इस चीज को आप समझिए, इस चीज को आप क्या समझेंगे भाई, टोटल एक मोल का मास अगर आपका m है, एक मोल का मास आपका अगर m है, तो यानी कि वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स का मास है। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, यानी कि एक एटम का मास कितना हो जाएगा, m/n0 हो जाएगा कि हो जाएगा। सिंपल सा आपका यूनिटरी मेथड है ये, कि इतने एटम का मास अगर इतना है तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, तो 1 एटम बराबर m/n0 हो जाएगा। तो वही आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ ईच एटम हो जाएगा। और अगर हम नंबर ऑफ एटम ऑफ यूनिट सेल को z से डिनोट करते हैं, तो मास ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल मैं लिख सकता हूं z इंटू m/n0, जहां पे z जो है नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल है। ठीक है मेरे भाई, ये बात तो ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें डेंसिटी निकालनी है। चलिए, हमें अगला निकालना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम के लिए भी हम जरा देख लेते हैं क्या है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल तो है तो सारा ये क्यूबिक सिस्टम। अब क्यूबिक सिस्टम में अगर है हमारा, तो क्यूबिक सिस्टम का जो मास होता है, अगर मैं एक क्यूब का आपको कहूं कि वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है वो साइड का क्यूब होता है। यानी कि अगर एज लेंथ मेरा a है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहां से आप डेंसिटी बराबर लिख सकते हैं, डेंसिटी बराबर आप लिख सकते हैं मास, मास क्या है z इंटू m/n0, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है 1/, वॉल्यूम है a क्यूब, तो मैं 1/a क्यूब लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका, और तो कुछ नहीं छूट रहा है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा z इंटू m/n0 इंटू a क्यूब, जो है आपका यही फॉर्मूला हो जाता है, यही रिलेशन हो जाता है डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल एंड एज लेंथ के बीच का, ये रिलेशन आपको एस्टेब्लिश आता है। इसका यूज करके हम बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। अगर हमें डेंसिटी पता हो, हमें मोलर मास पता हो, हमें नंबर ऑफ ये तो पता ही होगा, और एज लेंथ पता हो, तो हम पता कर सकते हैं कि एटम किस टाइप के स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज हुआ है। यानी कि बीसीसी है, एफसीसी है, सिंपल प्रिमिटिव है, हम वहां से जेड से हम पता कर सकते हैं कि वो किस टाइप का क्रिस्टल है। ठीक है, क्योंकि जेड हमें बताएगा कि, क्योंकि नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल है, जेड जो है क्या है, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल है। अगर 2 एटम होंगे तो हम पता चल जाएगा बीसीसी स्ट्रक्चर है, 4 एटम होंगे तो हमें पता चल जाएगा एससीपी या सीसीपी स्ट्रक्चर है। तो हमें जेड से जो है अंदाजा मिल जाएगा। डेंसिटी, डेंसिटी निकालने के लिए है ही हमारे पास, हमें डेंसिटी पता है, हमें जेड पता है, हमें ए पता है, तो हम जो है मोलर मास भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। यानी इस फॉर्मूले को हम वाइड वैरायटी में यूज कर सकते हैं, और इसका बहुत ही ज्यादा आपको एप्लीकेशन, और इसके एक यही फॉर्मूला है जिससे आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और डेफिनेटली हर दूसरे साल जो है
दूसरे साल तो मैं कहूँगा हर साल ही लगभग इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जैसे भी आप याद करिए, ठीक है, चाहे रट के याद करिए चाहे समझ के याद करिए, लेकिन आपको अगर ये याद है तो आपका मतलब सॉलिड स्टेट 12th क्लास की आपकी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। तो नेक्स्ट टर्म पे जब हम आएंगे तो हम डिफेक्ट्स को कवर करेंगे। उसके बाद से डिफेक्ट को एक बार कवर करने के बाद एक लेक्चर और लगेगा डिफेक्ट को, और उसके बाद आपका सारा जो है सिलेबस का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जो टेक्स्ट पार्ट है, वो खत्म हो जाएगा। और फिर हम लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो भी हमारे बोर्ड में आए हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते रहेंगे। और इस फॉर्मूले का जो क्वेश्चन है, मेरे को क्वेश्चन करवाना था, मैं क्वेश्चन को उसी समय कराऊंगा। ठीक है, टोटल समराइज करते हुए हम पूरे क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आके कमेंट करिए या हमें टेक्स्ट करिए, जो भी हो जैसे भी हो आप अपनी प्रॉब्लम हम तक पहुंचाइए या हमें इसी वीडियो पे में कमेंट करिए और बताइए कैसा लगा आपको। ठीक है, और जो भी सुझाव हो, सब कुछ आपको जो भी आपके मन में आता हो आप हमसे पूछिए, हम बताने के लिए एकदम ही तैयार हैं। ठीक है, थैंक यू, कीप राइजिंग एंड गो अहेड।